हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ LT 2024 की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन, जिसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जैसे कि आपको पता है, ये 30 मार्क्स का होगा। तो इस 30 मार्क्स के लिए मैं आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आया हूँ। पैरेलल हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। जो यूनिट फिफ्थ है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसकी 3 क्लासेस 4 क्लासेस शायद हो चुकी हैं, तो आप वहां पे जाके यूनिट फिफ्थ को पढ़ सकते हैं। यूनिट थर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से सारी यूनिट को कवर करते रहेंगे और साइड वाइज आपके लिए मैं MCQ सीरीज लेके आया हूँ। तो आज मैं मॉक टेस्ट थर्ड की बात करूंगा। और अच्छी बात यह है कि हमारा जो कलेक्शन होगा उसमें आपको बोथ लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। पिछले मॉक टेस्ट में मैंने कहा था कि शिक्षा में केंद्र और राज्य का कितना प्रतिशत खर्च होता है वित्तीय भार, तो वो था 60 और 40। और साथ में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जिसमें दीपक के समान है खुद जलता है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसका है, तो वो था आपका रायबर्न का। तो वो दो क्वेश्चंस के आंसर आपके मैं आपको दे चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कीजिए, ताकि आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर पाए और आपके दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। द टास्क ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द ह्यूमन नेचर कल्चर्ड। हु गेव दिस स्टेटमेंट? शिक्षा का कार्य मानव स्वभाव को सुसंकृत बनाना है, यह कथन किसने दिया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है: प्लेटो, अरिस्टो, अरविंदो और रूसो। यानी प्लेटो, अरिस्टो और अरविंदो और रूसो, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए, शिक्षा का कार्य मानव स्वभाव को सुसंस्कृत बनाना है। जहां भी संस्कृति की बात होती है तो वहां ज्यादातर आंसर होता है अरविंदो। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो पहले का हो गया सी। ये स्टेटमेंट जो दिया था ये अरविंदो ने दिया था। अभी हम जब फर्स्ट यूनिट में आपको कराऊंगा तब प्लेटो, अरस्तो, अरविंदो, रूसो सब के बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे करके इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। फॉर विच एज ग्रुप इज द एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड? 14 to 17 years। सेकेंड ऑप्शन इज 17 to 35। थर्ड इज 15 to 35। डी इज 21 to 45। क्या है देखिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए आयोजित किया जाता है? 14 से 17, 17 से 35, 15 से 35, 21 से 45। तो अधिकतर लोग जो है इसका ऑप्शन या तो 21 से 45 लगा रहे होंगे, या फिर इसका ऑप्शन लगा रहे होंगे 17 से 35। तो आप भी पहले खुद को चेक कर लीजिए कि क्या आपका आंसर होना चाहिए, तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो आप अगर इन दोनों ऑप्शन को लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप हैं गलत। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो आपका आपको मैं बता दूं कि जो प्रौढ़ शिक्षा है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। मैं आपको यूनिट फिफ्थ में प्रौढ़ शिक्षा को कवर कराऊंगा। जो आपकी एडल्ट एजुकेशन है एक्चुअली वो शुरू होती है 15 से 35। यानी आयु वर्ग क्या है उसका? 15 वर्ष से लेके और 35 वर्ष की आयु वाले लोगों के लिए क्या दी जाती है? एडल्ट एजुकेशन दी जाती है। तो देखिए, अगर आप प्रौढ़ शिक्षा सोच रहे होंगे तो बहुत सारे लोग 21 से 45 और 17 से 35 लगा रहे होंगे। लेकिन नहीं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वह किसके लिए हुई थी? 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं पांच के प्रश्न संख्या थर्ड की तरफ। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमेटी रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन 1937? 1937 में जो शिक्षा संबंधी समिति बनी थी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति कहते हैं, वह उसका अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, हुमायूं कबीर, राधा कृष्णन। तो राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी जो राष्ट्रीय समिति बनी थी 1937, नेशनल कमेटी 1937, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है: महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, हुमायूं कबीर और राधा कृष्णन। अब इसका भी आंसर बहुत सारे लोग महात्मा गांधी लगा रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है बी, जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रीय समिति 1937 थे उसके अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अब आपको थोड़ा सा मैं
लेसन प्लान यानी यूनिट थर्ड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर्बर्ट वाज गिवन द 5 स्टेज सजेशन इन द कंटेस्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट स्टेज comes before the introduction, comes between the introduction and presentation, comes after introduction and the presentation, comes after generalization। देखिए मैंने आपको हर्बर्ट के 5 चरण बताए थे। हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण के संदर्भ में 5 चरणों का सुझाव दिया था। उद्देश्य कथन इनमें से कहाँ आएगा? परिचय से पहले आता है, परिचय और प्रस्तुति के बाद में आता है, परिचय और प्रस्तुति के बीच में आता है, परिचय और प्रस्तुति के बाद आता है, सामान्यकरण के बाद आता है। आप उद्देश्य कथन कब कहेंगे? तो परिचय और प्रस्तुति के बीच में, या परिचय और प्रस्तुति के बाद, या सामान्यकरण के बाद, या परिचय से पहले। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आप कक्षा वगैरह लिखते हैं, फिर उसके बाद अपने लेसन प्लान में उद्देश्य लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, अपना प्रश्नोत्तरी पूछते हैं पूर्व ज्ञान से रिलेटेड। और जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूछते हैं तो अपना टॉपिक निकाल देते हैं। उस टॉपिक का हल्का सा परिचय देने के बाद आप क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की घोषणा करते हैं, जो आपका उद्देश्य कथन है। और फिर उसके बाद जो है आप अपने को प्रेजेंट करते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। कम्स बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन के बीच में आप क्या किसकी घोषणा करते हैं? अपने उद्देश्य कथन की। जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि आज हम, जैसे सपोज करो जल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जल के बारे में शिक्षण परिचर्चा करेंगे। तो ये होता है आपका उद्देश्य कथन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। फिर से लेसन प्लान का प्रश्न है। द टीचर शुड प्रेजेंट द मटेरियल ऑफ हिज लेसन प्लान। शिक्षक को अपनी पाठ्य योजना की सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। तो कैसे प्रस्तुत करनी चाहिए, ये आपका 5वां प्रश्न। छात्रों के समक्ष तार्किक ढंग से, विद्यार्थियों के समक्ष मनोवैज्ञानिक ढंग से, छात्रों के समक्ष इसके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर, और एक व्यवस्थित क्रम में। तो देखिए जो आपको अपना लेसन प्लान है वो किस तरह से जो है बच्चों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। इन अ लॉजिकल मैनर बिफोर द स्टूडेंट, इन अ साइकोलॉजिकल मैनर बिफोर द स्टूडेंट, बिफोर द स्टूडेंट बाय एसोसिएटिंग इट विद देयर प्रीवियस नॉलेज, इन एन ऑर्डर व्यवस्थित क्रम में। तो आपका क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब आप अपना लेसन प्लान को रखते हैं तो लेसन प्लान हमेशा जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से बनाया जाता है। देखिए जो पूर्व ज्ञान को जोड़कर ये मनोविज्ञान का पार्ट है, तार्किक क्षमता को जोड़ के ये भी उसी का पार्ट है, व्यवस्थित क्रम भी मनोविज्ञान के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट। यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। लेसन प्लान, फिर से देखिए लेसन प्लान से है। लेसन प्लान आपका क्या है? अब इसमें आपके पास इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। गिव्स द नॉलेज ऑफ द सक्सेस और फेलियर ऑफ द टीचर्स, टीचिंग टू द टीचर्स, इज अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट विद देयर प्रीवियस नॉलेज। अगला क्या है देखिए, मेक द टीचर सक्सेसफुल इन डूइंग हिज वर्क इन सुपीरियर मैनर, ऑल ऑफ द अबव। शिक्षक, पाठ योजना क्या है? शिक्षण की सफलता और विफलता का ज्ञान शिक्षक को देता है। विद्यार्थियों के लिए पूर्व ज्ञान को जोड़ने का एक साधन है। शिक्षक को अपना कार्य बेहतर करने में सफल बनाता है। और ये सभी। तो पाठ योजना क्या होती है? देखिए लेसन प्लान जो होता है वो आप किस लिए बनाते हैं? तो आप क्या करते हैं, अगर आप आपने सपोज करो पहले लेसन प्लान बनाया पढ़ाया, उसमें जो कमियां रह गई उनके लिए आपको क्या करेगा, जो लेसन प्लान है वो बनाते हैं। फिर दूसरा क्या है देखिए, पूर्व ज्ञान को जोड़ने का भी एक साधन है। आपने लेसन प्लान के जब चरण देखे होंगे तो उसमें पूर्व ज्ञान भी जरूर है। शिक्षक को अपना कार्य बेहतर तरीके से करने में सफल बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ये तीनों आपके सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। डाइट डाइट्स वर सेटअप एज फर्स्ट लेवल टायर, सेकंड लेवल टायर, थर्ड लेवल टायर, मिड लेवल टायर। जो आपकी डाइट्स होती हैं, जो आपका यूनिट 5 का एक टॉपिक है डाइट, मैं आपको डाइट के बारे में भी बताऊंगा। तो डाइट में आपको क्या करना है, पर क्या है, यह किस प्रकार की योजना है? प्राथमिक स्तरीय है, द्वितीय स्तरीय है, तृतीय स्तरीय है, तीसरे स्तर की है, या मध्य स्तर की है? तो डाइट जो आपके पास आती है वो तीसरे स्तर का स्तर है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड।
थर्ड लेवल टायर है क्या, डाइट। अब ये थर्ड लेवल टायर कैसे है क्या है, इसको हम डिटेल से जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। गांधी जी स्ट्रांगली एडवोकेटेड दैट्स कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, 5 ईयर, 4 ईयर, 14 ईयर, 7 ईयर। गांधी जी ने अनिवार्य शिक्षा को पुरजोर वकालत की बुनियादी शिक्षा की योजना, जो आपकी, इसका कहने का मतलब क्या है, पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा की योजना दी, उसमें कितने ईयर का प्लान बनाया या कितने ईयर की शिक्षा देने की बात कही। तो गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा देने की बात की, उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, 5 साल, 4 साल, 14 साल है, 7 साल। तो जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है वो आपको पता होगा कि कितने साल के लिए थी, 7 वर्ष के प्लान पे उन्होंने काम किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन, देखिए नीम जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नीम भी। नीम क्या होता है, नीम की फुल फॉर्म है नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन। जो ये नीम था इसकी स्थापना अगस्त में की गई थी, लेकिन कब, किस अगस्त में, ये आपको बताना है। सेटअप इन अगस्त 1987, 1995, 1990 या 1994। तो ये है आपके पास 1995। जो नीम था उसकी स्थापना कब की थी, 1995 में, अगस्त में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। तो आपने होपफुली इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। आप मेरे से पहले अपने आंसर को देखिए, कॉपी में नोट करते रहिए। लास्ट में आप मेरे आंसर से अपने आंसर को चेक कीजिए और मैच कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। उससे क्या होगा देखो, एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और जो चीज आपको यहाँ से गलत हो रही होगी ना, वो आपको हमेशा के लिए सही मिलेगी। जैसे कोई क्वेश्चन आपका, सपोज करो आपने नीम का आंसर दिया ए, इसका था बी, तो आप नीम का आंसर कभी गलत नहीं लिखेंगे। ये फायदा होता है जब आप क्लास देख के आंसर्स देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन गलत हैं उनका जो सही आंसर होगा वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है, क्योंकि अभी आप क्या होंगे, थोड़ा सा फोकस्ड होंगे इस एमसीक्यू टेस्ट पे। और एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं, एमसीक्यू पढ़ने के लिए आपको पहले थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। वन ऑफ द फॉरमेस्ट इंटरवेंटर अंडर यूए स्कीम्स, पब्लिकेशन, रिसर्च, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इनोवेशन। यूईई, यूईई के तहत जो है सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में से एक है। आपको बताना है कि यूईई के अंदर जो मुख्य हस्तक्षेप है उनमें से क्या है। प्रकाशन पहला ऑप्शन, दूसरा अनुसंधान, तीसरा है आपके पास सामुदायिक भागीदारी, और चौथा है आपके पास नव प्रवर्तन। तो जो यूईई है उसका मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसके अंदर जो है ये एक्ट था आपका 2009 एक्ट के अंदर, इसमें नेशनल बिल्डिंग पार्टिसिपेशन प्रोग्राम सारी चीजें इन्वॉल्व की गई थी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है, या महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी में, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट। तो यूईई ने क्या कहा कि जो है हर समुदाय के लोगों को जो है किसमें भाग भाग लेना चाहिए, एजुकेशन में भाग लेना चाहिए। और जो पिछड़ा समुदाय था, जो पिछड़े लोग थे, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी यूईई ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, वाज स्टेबलाइज्ड इन, एनसीईआरटी कब स्टेबलाइज की गई थी। तो इसका ऑप्शन है 1961, 1981, 1969 और 1971। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर आप सभी लोग सही दे रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर है 1961 में। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। अब देखिए, अगर आपने पिछला प्रश्न पढ़ा है तो इसका आंसर आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। आप बहुत बार सुनते होंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती क्या है ये आपको बतानी है। तो इसका तो आंसर आप लोग सही ही देंगे, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन कंफ्यूज आप ज्यादातर होते हैं ऑफ और फोर में, तो इसमें ऑफ आता है, ये ध्यान रखना। तो ऑफ आपका कहाँ आ रहा है देखिए, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये आपका हो जाएगा सी, गा। तो सी इसका सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखने का, देखिए सब कुछ सही होता है, बस गलती कहाँ होती है, ऑप्शन ए में देखिए फोर है और यहाँ पे ऑफ है, बस इसमें गलती होती है। तो इसको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी इसका मतलब ऑफ आएगा। तो बस जैसे आप एनसीटी करते हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो वहां आता है फोर, टीचर में फोर आएगा, एनसीईआरटी वाले में ऑफ आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ, प्रश्न संख्या 13 की तरफ। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस, आप देखिए एनसीईआरटी जो है वो क्या है, एक स्वायत्त संगठन है, निजी संगठन है, मानित संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, डीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सभी लोग सही आंसर दे रहे होंगे। जो एनसीईआरटी है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त संगठन है, जिसको आप संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। तो ये थे आज के 13 प्रश्न आपके लिए। आप अपना स्कोर इन 13 प्रश्न में कितना आया वो जरूर कहिएगा, और बने रहिए आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज के साथ। अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं और आप मेरे कंटेंट से सिलेक्शन पा पाए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए।